एक नया सफर, एक नया खतरा और ग्रैंड लाइन का सबसे डेंजरस एडवेंचर शुरू होने वाला है। लुफी और उसकी स्ट्रॉ हैट क्रू अब आ चुके हैं ग्रैंड लाइन में, जहां हर आइलैंड एक नई मौत का जाल है। डायनासोर्स, जायंट्स और बरोक वर्क्स के डेडली एजेंट्स। क्या लुफी अपना वादा निभाकर प्रिंसेस वीवी को बचा पाएगा, या फिर ये सफर बन जाएगा उनका आखिरी एडवेंचर? सच जानने के लिए तैयार हो जाओ। दिस इज वन पीस सीजन 2। सपोर्ट करना चाहते हो तो बस एक सब्सक्राइब कर दो। वन पीस सीजन 2 का एपिसोड 1 शेल्स टाउन में शुरू होता है, जहां 153rd मरीन बेस पर मिस वैलेंटाइन और बरोक वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के बाकी मेंबर्स मरीन्स को बुरी तरह हरा रहे होते हैं। वो यहां मिस्टर 7 को लेने आए होते हैं, लेकिन जब उन्हें उसकी लाश मिलती है तो उन्हें समझ आ जाता है कि ये काम जोरो का है। इधर लूफी और बाकी स्ट्रॉ हैट्स अभी भी समंदर में सफर कर रहे होते हैं, लेकिन वो ग्रैंड लाइन में जाने का रास्ता भी ढूंढ रहे होते हैं। नामी का कहना है कि उन्हें रिवर्स माउंटेन के थ्रू गुजरना पड़ेगा, लेकिन ये सफर बहुत खतरनाक है। उससे पहले वो जानती हैं कि उन्हें काफी सामान जमा करना होगा, क्योंकि बिना तैयारी के जाना बिल्कुल ठीक आइडिया नहीं है। जबकि ऊसॉप शॉपिंग के आइडिया से ज्यादा खुश नहीं होता, लूफी और बाकी सब तैयार हो जाते हैं लोक टाउन जाकर सामान लेने के लिए। लोक टाउन में वाइस एडमिरल गाप, मंकी डी गाप, गॉड वैली का हीरो पायरेट किंग गोल्ड रॉजर से मिलने आता है। रॉजर इस वक्त जंजीरों में जकड़ा हुआ है और अपनी एग्जीक्यूशन का इंतजार कर रहा है। दोनों थोड़ी देर के लिए लूफी का जिक्र करते हैं, फिर रॉजर गाप से कहता है कि वो उसके बेटे को ढूंढे। नामी सबको याद दिलाती है कि उन्हें ज्यादा अटेंशन अट्रैक्ट नहीं करनी चाहिए, लेकिन लूफी बहुत एक्साइटेड होता है और एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म देखना चाहता है। जोरो कुछ नए स्वॉर्ड्स खरीदने निकल पड़ता है, जबकि खाने का आइडिया ऊसॉप और लूफी की दिलचस्पी और भी बढ़ा देता है। नामी ही एक ऐसी है जो सबको कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन इतनी अजीब और एनर्जेटिक टीम के साथ ये काम आसान नहीं है। इसी वक्त मरीन्स का स्टार पायरेट कैचर कैप्टन स्मोकर भी लोक टाउन पहुंचता है। वो बहुत कॉन्फिडेंट है और जानता है कि कोई भी पायरेट उससे बच नहीं सकता, और ये बात स्ट्रॉ हैट्स के लिए बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है। जोरो जब स्वॉर्ड्स लेने जाता है तो रास्ते में एक औरत से टकरा जाता है जो बिल्कुल उसकी पुरानी दोस्त कोहिना जैसी लगती है, लेकिन वो कोहिना नहीं होती बल्कि ताशिगी होती है, जो मरीन्स की एक मेंबर है। ताशिगी वहां आती है और स्वॉर्ड्समैन टाइपोन मात्सु के साथ जोरो की बार्गेनिंग के दौरान उसकी मदद करती है। काउंटर के पीछे खड़ा आदमी जानता है कि जोरो के पास जो स्वॉर्ड है वो 21 ग्रेट ब्लेड्स में से एक है, लेकिन वो सेल के लिए नहीं है। टाइपोन मात्सु काफी परेशान हो जाता है, लेकिन उसकी बात जल्दी ही खत्म कर दी जाती है। ताशिगी को स्वॉर्ड्स के बारे में काफी नॉलेज होती है और वो जोरो को समझाने की कोशिश करती है कि वो एक ऐसी स्वॉर्ड ना उठाए जो अपेरेंटली कर्स्ड है। जोरो स्वॉर्ड की मर्जी के अगेंस्ट अपना रिजॉल्व टेस्ट करता है। स्वॉर्ड को हवा में उछालकर अपना हाथ सीधा रखता है। जोरो जीत जाता है और उसे जरा सा भी जख्म नहीं लगता। आइपोन मात्सु इससे बहुत इंप्रेस हो जाता है और फिर एक और ब्लेड युवाशिरी दिखाता है। ये उसकी बेस्ट स्वॉर्ड है और दुनिया की सिर्फ 50 स्किलफुल ग्रेट स्वॉर्ड्स में से एक है। वो इसे जोरो को फ्री में दे देता है बिना कोई सवाल किए। बाहर नामी महसूस करती है कि हवा का प्रेशर बदल रहा है और उसे लगता है कि एक स्टॉर्म आने वाला है। हवा में स्टैटिक महसूस करती है और जल्दी से टीम को इकट्ठा करने निकल पड़ती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक रूकी थी बार्टोलोमियो से होती है। नामी उसे मशवरा देती है कि वो किसी बेहतर टारगेट को चुने, और इसी वजह से वो लूफी तक पहुंच जाता है। लूफी अभी भी एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा होता है और बार्टोलोमियो उसे वहां ले जाने की ऑफर करता है, लेकिन जब वो वहां के करीब पहुंचते हैं तो बगी अपनी क्रू के साथ आ जाता है, जिसमें अलविदा भी होती है। अलविदा ने स्लिप फ्रूट खा लिया होता है, जिसकी वजह से कोई भी अटैक उस पर असर नहीं करता। बगी की क्रू आसानी से लूफी को कैप्चर कर लेती है। इससे कैप्टन स्मोकर मरीन्स को उन्हें पकड़ने के लिए जमा करता है, लेकिन इससे पहले स्ट्रॉ हैट्स आकर लूफी को बचाने की कोशिश करते हैं, जहां बगी ने एक टेम्पररी कोर्ट बनाकर फ्यूचर किंग ऑफ द पायरेट्स को जलील करने का प्लान बनाया होता है। जब दोनों क्रप्स लड़ते हैं, स्मोकर, ताशिगी और बाकी मरीन्स देखते हैं कि बगी लूफी को एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म पर ले जाता है। लूफी हिम्मत के साथ खड़ा होता और सबको कहता है कि वो किंग ऑफ द पायरेट्स बनेगा। मौत के सामने हंसकर खड़े रहने पर कैप्टन स्मोकर को गोल्ड रॉजर की याद आ जाती है, लेकिन अचानक एक जबरदस्त लाइटनिंग स्ट्राइक होती है जो एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म को तबाह कर देती है और बगी भी उसमें गिर जाता है। अब सबको शिप तक वापस पहुंचना होता है। जब बगी की ग्रुप पीछे हट रही होती है तो स्मोकर स्ट्रॉ हैट्स को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ताशिगी उन्हें रोक लेती है और फिर सड़कों पर उसकी और जोरो की फाइट हो जाती है। ये फाइट ज्यादा लंबी नहीं होती, लेकिन जोरो उसे जिंदा छोड़ देता है, चाहे वो उसे कहती है कि वो उन स्वॉर्ड्स के लायक नहीं है जो वो लेकर घूम रहा है। उधर कैप्टन स्मोकर की फाइट सांजी और लूफी के साथ सड़कों पर होती है, लेकिन आखिरी लम्हे में मंकी डी ड्रैगन अपने हुडेड लुक में आता है और स्मोकर को रोक देता है। इस वक्त स्टोरी में लूफी को बिल्कुल पता नहीं होता कि ड्रैगन कौन है, लेकिन आखिर में लूफी और उसकी टीम लोक टाउन से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। बाद में मिस ऑल संडे बार में ताशिगी से मिलती है और उसे विंग्स ऑफर करती है अगर वो अपना रास्ता बदलना चाहे तो। थोड़ी देर बाद वो वहां से चली जाती है क्योंकि स्मोकर वहां आ जाता है और लूफी की लीनिएज और मौत के सामने उसकी हंसी का जिक्र करता है। जो भी हो, अब वन पीस की तलाश असल में शुरू होने वाली है।
एपिसोड 2 शुरू होता है रिवर्स माउंटेन के फुट पर। ये पानी का रास्ता क्रू के लिए ग्रैंड लाइन में एंट्री का बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन अगर वो सही एंगल से एंटर ना करें तो शिप क्रैश भी हो सकती है और जान का खतरा भी। प्रेशर काफी हाई है। क्रू वहां से गुजरता है और रास्ता काफी शिपरेक से भरा होता है। शुक्र है लूफी के गम पावर्स की, जो शिप को स्टीयर करने में मदद करते हैं, जबकि उसॉप भी अपनी तरफ से कोशिश करता है। काफी टेंस मोमेंट्स के बाद वो सबसे डेंजरस पार्ट से निकल जाते हैं और फिर एक वेल के मुंह में घुस जाते हैं। जब लूफी जागता है तो वो अपने आप को एक अजीब आइलैंड पर पाता है और वेल का सर क्लिफ से टकरा रहा होता है। वेल के सर पर स्केरी स्कार्स हैं और वो अपने काम में इतना मशगूल लगता है जैसे हिप्नोटाइज्ड हो। थोड़ी देर बाद क्रोकस नाम का आदमी लूफी के पास आता है और उसकी मदद करता है। वो वेल लबून को ट्रैंकुलाइज करता है, लेकिन लूफी तब तक मूव नहीं करेगा जब तक अपनी क्रू को वापस नहीं ले आता। बाकी स्ट्रॉ हैट्स लबून के पेट में फंस जाते हैं, लेकिन उन्हें भरोसा है कि लूफी उन्हें बचाएगा। फिर भी वो एरिया को पहले स्काउट करते हैं। अपनी सर्च के दौरान सांजी और उसोप एक अजीब आदमी से टकरा जाते हैं जो क्राउन पहने होता है, मिस्टर नाइन। वो अकेला नहीं है और जल्द ही उसका कंप्लायन मिस वेंसडे भी सामने आ जाती है। उधर लोग टाउन में तशीगी और कैप्टन स्मोकर गार्प को रिपोर्ट करते हैं। गार्प असल में मरीन फोर्ट हेडक्वार्टर्स जा रहे होते हैं, लेकिन उन्होंने चेक करने के लिए यहाँ रुकना जरूरी समझा। वो स्मोकर से एलाबिस्टा की करंट सिचुएशन के बारे में बात करते हैं, जहाँ सिविल वॉर के करीब है। प्रिंसेस भी गायब हो गई है और ये स्पॉइलर बरोक वर्क से लिंक्ड लगता है। इस वक्त शेल्सटाउन पूरी तरह से मैसेकर हो चुका है और गार्प चाहता है कि स्मोकर बरोक वर्क्स के ऑपरेटर्स को जिंदा पकड़े ताकि उनसे पूछताछ की जा सके। ये ग्रुप ऑब्वियसली कोड नेम्स यूज करता है और उनका लीडर सीक्रेटिव मिस्टर जीरो सर क्रोकोडाइल है। स्मोकर चाहता है कि वो लूफी के पीछे ग्रैंड लाइन में जाएं, लेकिन गार्प कहता है कि वो वॉयज सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसके बजाय स्मोकर को एलाविस्टा भेजा जाता है ताकि वो रेवोल्यूशनरी आर्मी के सपोर्टर्स को रोक सके और वर्ल्ड गवर्नमेंट का ओवरथ्रो होने से बचाएं। वहाँ रिवर्स माउंटेन के बाहर क्रोकस लूफी की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और लबून का पास्ट समझाता है। लबून का कनेक्शन एक पायरेट क्रू रंबर पायरेट से है। जब वो पहली बार ग्रैंड लाइन के लिए निकल रहे थे, उन्हें लबून को छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो वापस आएंगे। तब से लबून उनका इंतजार कर रहा है। वो रिपीटेडली अपना सर रेड लाइन से टकरा रहा है ताकि ब्रेक कर सके, लेकिन ऑब्वियसली ये फ्यूटाइल है। अगर वो वैसे कंटिन्यू करे तो अपनी जान खुद ले सकता है। तब से क्रोकस लबून का केयर टेकर बनकर उसकी मदद करता रहा है और साथ ही किसी भी पायरेट क्रू को जो वहाँ आए गाइड करता है। लूफी जानता है कि क्रोकस एक अच्छा इंसान है और उसकी मदद करता है। जब लूफी और क्रोकस काम कर रहे होते हैं, स्ट्रॉ हैट्स रिलक्टेंटली एग्री करते हैं कि वो मिस वेंसडे और मिस्टर नाइन के साथ मिलकर निकलने का प्लान बनाए। इसी वक्त लूफी पर्सनली लबून से मिलता है। वो वेल के लिए एक गाना गाता है और उसको एक नई उम्मीद देता है। ये काम करता है और लूफी लबून के सर पर एक बड़ा जॉली रॉजर लोगो पेंट करता है। वेल से कहता है कि अब सर टकराना बंद करे और उनके वापस आने का इंतजार करे। उधर नामी थोड़ी हैरान हो रही होती है, स्पेशली जब मिस वेंसडे ने पहले मेंशन किया था कि ग्रैंड लाइन नेविगेट करने के लिए लॉग पोस्ट चाहिए होगा। लेकिन क्रोकस उसको समझाता है कि लॉग पोस्ट का कॉन्सेप्ट सिंपल है। ये आइलैंड्स के दरमियान मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करता है और थोड़ी देर रुकने के बाद रीसेट होता है, फिर अगले आइलैंड पर मूव कर सकते हैं। टाइमिंग हर आइलैंड के लिए डिफरेंट हो सकता है। फिलहाल क्रोकस उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, जबकि तशीकी डिसाइड करती है कि वो कैप्टन स्मोकर के साथ भी चलती है। एपिसोड 3 शुरू होता है जब जोरो शिप पर ट्रेनिंग कर रहा होता है और अब भी मीहॉक की टॉन्टिंग विजन्स उसके दिमाग में चल रही होती हैं। वो ऑब्वियसली इस पावरफुल वॉरियर जैसा बनना चाहता है, लेकिन सीजन 1 के एनकाउंटर के बाद अभी उसे काफी लंबा सफर तय करना है। इसी दौरान स्ट्रॉ हैट्स को ग्रैंड लाइन का क्रेजी वेदर सरप्राइज कर देता है। कभी अचानक बारिश, कभी तेज धूप और कभी बर्फ, सब कुछ एक ही वक्त में बदलता रहता है। जब स्ट्रॉ हैट्स इन बदलते सीजन्स का मजा ले रहे होते हैं, लूफी मिस वेंसडे से बात करता है और उसकी स्टोरी समझने की कोशिश करता है। आखिर में लूफी डिसाइड करता है कि वो वेंसडे को उसके बंधन से आजाद कर दे, क्योंकि उसे लगता है कि वो उन पर अटैक नहीं करेगी। जब शिप कैक्टस आइलैंड यानी विस्की पीक के करीब पहुंचती है तो मिस्टर नाइन और मिस वेंसडे डेक से उतरकर वहां चले जाते हैं। ये जगह पायरेट से भरी हुई होती है। स्ट्रॉ हैट्स आइलैंड पर लैंड करते हैं और इधर उधर देखना शुरू करते हैं, लेकिन अचानक वहाँ के लोगों का बिहेवियर बदल जाता है। जो पहले हॉस्टाइल लग रहे थे, अब वो सब पार्टी और सेलिब्रेशंस करने लगते हैं। हर कोई स्माइल्स और चेयर्स के साथ उनका वेलकम करता है। इस जगह का मेयर आइगराम है और वो भी सेलिब्रेशंस में शामिल हो जाता है। बार के अंदर क्रू अपनी जर्नी पर बात करता है और सोचता है कि उनका अगला सफर कहां तक ले जाएगा। वो खूब खाना खाते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं और नामी अपनी स्मार्ट ट्रिक्स यूज करके कुछ लोगों से पैसे भी चुरा लेती है। इधर मिस वेंसडे और मिस्टर नाइन भी आइलैंड पर ही होते हैं और जोरो और बाकी क्रू को ढूंढने लगते हैं, लेकिन विस्की पीक के लोग बेवकूफ नहीं है। आइलरैम बताता है कि उसने लूफी की बाउंटी के बारे में सुना है। लूफी कहता है कि उसने पहले भी लोगों की मदद की है, लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। यहीं पर पता चलता है
कि आइग्राम असल में मिस्टर 8 है और बरोक वर्क्स का हिस्सा है। सैक्सोफोन पकड़कर वो म्यूजिक बजाना शुरू करता है और इसी वक्त मिस वेंसडे भी आ जाती है। दोनों मिलकर लूफी को नॉकआउट कर देते हैं। उधर नामी थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करती है और पीछे जाकर ट्यूलिप पायरेट्स के रिमेन्स देख लेती है। ये वो क्रू थी जो पहले विस्की पीक पर आई थी। तब नामी को समझ आता है कि वो लोग सीधा एक ट्रैप में फंस गए हैं। वो तुरंत बाकी क्रू को वार्न करने निकल पड़ती है, लेकिन जोरो पहले ही सिचुएशन समझ चुका होता है। जो पायरेट्स उस पर पीछे से अटैक करने की कोशिश करते हैं, जोरो उन्हें एक एक करके डिफीट कर देता है। असल में जोरो अकेला ही पूरे आइलैंड के 100 एजेंट्स को आसानी से हरा देता है। इसके बाद जोरो उसॉफ और सांजी को फ्री करता है, जबकि लूफी जो अब होश में आ चुका होता है मिस वेडनेसडे और आइग्राम का पीछा करता है। दोनों स्ट्रॉ हैट्स का शिप चुराने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन दोनों के चेहरों पर गिल्ट भी नजर आ रहा होता है। इसी वक्त मिस्टर 5 और मिस वैलेंटाइन वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन वो लूफी के पीछे नहीं है। उनका असली टारगेट मिस वेडनेसडे होती है। उन्हें पता चल चुका होता है कि मिस वेडनेसडे असल में प्रिंसेस वीवी ऑफ अलाबास्टा है, जो बरोक वर्क्स की स्पाई बनकर उनके डॉक्यूमेंट्स तक पहुंच रही थी। वीवी अकेली नहीं थी, आइग्राम भी उसके साथ था, जो बरोक वर्क्स के अंदर जाकर उन्हें एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आइग्राम बुरी तरह इंजर्ड हो चुका होता है और उसके पेट में चाकू लगा होता है। वो जानता है कि अब वो आगे सफर कंटिन्यू नहीं कर सकता। स्ट्रॉ हैट्स को बताते हुए वो कहता है कि वो अलाबास्टा रॉयल गार्ड का कैप्टन है। लूफी तुरंत अग्री करता है कि वो प्रिंसेस वीवी को वापस अलाबास्टा किंगडम तक ले जाएगा। बार के अंदर फाइट के बाद जोरो का सामना मिस मंडे और मिस्टर 9 से होता है। जोरो अकेला ही दोनों को डिफीट कर देता है और फिर वापस स्ट्रॉ हैट्स के साथ ज्वाइन हो जाता है। प्लान रेडी होने के बाद और आइग्राम के सैक्रिफाइस के साथ स्ट्रॉ हैट्स गोइंग मेरी पर वापस चढ़ते हैं और अगले आइलैंड की तरफ सेल करते हैं। इसी दौरान मिस्टर फायर एक पावरफुल ब्लास्ट करता है जो आइग्राम को अपनी आग में ले लेता है। दूर से वीवी ये सब देखकर हॉरर में चीख उठती है। बाद में मिस वैलेंटाइन और मिस्टर 5 बार के अंदर जाते हैं, जहां मिस्टर 9 उदास होकर ड्रिंक कर रहा होता है। वो कसम खाता है कि वो अपनी पार्टनर को कभी बिट्रे नहीं करेगा, चाहे वो प्रिंसेस वीवी ही क्यों ना हो। इसलिए वो उसकी लोकेशन बताने से मना कर देता है। मिस्टर 9 बताता है कि मिस्टर 0 शायद अब अनलकीज को भेजने वाला है, ताकि मिशन फेल होने पर उन दोनों का पीछा किया जा सके। फिलहाल स्ट्रॉ हैट्स अगले आइलैंड की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल अकेले नहीं है। अचानक मिस ऑल संडे सामने आ जाती है और उन्हें टॉन्ट करने लगती है। एपिसोड 4 शुरू होता है जब मिस ऑल संडे शिप गोइंग मैरी पर स्ट्रॉ हैट्स को टॉन्ट कर रही होती है। वो आसानी से सबको कंट्रोल कर लेती है और बताती है कि लिटिल गार्डन शायद वो जगह हो जहां जाकर वो सब मर जाएंगे। लेकिन उसके पास उनके लिए एक ऑफर भी होता है। ऑल संडे के पास इटर्नल पोज होता है, जो असल में लॉक पोज जैसा ही है, लेकिन हमेशा एक ही स्पेसिफिक आइलैंड की तरफ पॉइंट करता है। अगर स्ट्रॉ हैट्स ऐसे यूज करें तो वो कुछ डेंजरस आइलैंड्स को अवॉइड करके सीधा एक रिमोट आइलैंड तक जा सकते हैं, जहां ऑल संडे उन्हें प्रोटेक्ट कर सकती है। लेकिन स्ट्रॉ हैट्स उसकी ऑफर सीधा रिजेक्ट कर देते हैं। इस पर ऑल संडे सिर्फ मुस्कुराती है, उन्हें गुड लक विश करती है और फिर वहां से गायब हो जाती है। लेकिन बैरोक वर्क्स अब प्रिंसेस वीवी के पीछे है और इसका मतलब है कि स्ट्रॉ हैट्स अब काफी बड़े डेंजर में हैं। फिलहाल वो लिटिल गार्डन की तरफ बढ़ते हैं, ये जानते हुए कि वहां उन्हें किसी भी वक्त बड़ी फाइट का सामना करना पड़ सकता है। लिटिल गार्डन एक अजीब और खतरनाक जगह है। यहाँ एक्सोटिक प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, जैसे लाइफ साइज्ड वीनस फ्लाई ट्रैप्स, और यहाँ तक कि रियल डायनासोर्स और जायंट्स भी। आइलैंड एक्सप्लोर करते हुए क्रू अलग अलग हो जाता है। सांजी और जोरो का सामना एक टी-रेक्स से हो जाता है। जोरो उस डायनासोर को काफी आसानी से हरा देता है, लेकिन सांजी कहता है कि उसकी पावरफुल किक्स ने फाइट फिनिश करने में मदद की। लेकिन उनकी प्रॉब्लम यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जोरो का सामना एक नए बैरोक वर्क्स एजेंट मिस गोल्डन वीक से हो जाता है। उधर नामी और उसॉप शिप पर ही रहते हैं। उसॉप क्लियरली इस आइलैंड से काफी डरा हुआ होता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों आइलैंड पर रहने वाले एक जायंट से मिलते हैं, जिसका नाम ब्रोगी है। ब्रोगी उन्हें अपने लेयर में ले जाता है और वहाँ उसॉप अपनी यूजुअल एग्जैजरेशन वाली स्टोरी सुनाता है, जहां वो अपने आप को लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रैक्शन तक कह देता है। ब्रोगी एक्सप्लेन करता है कि वो उन्हें खाने के लिए नहीं लाया, बल्कि लंच और बातचीत के लिए लाया है। ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। और ये सुनकर नामी और उसॉप सुकून का सांस लेते हैं। इसी दौरान मिस वैलेंटाइन और मिस्टर 5 भी आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और सीधा अपने एक और पार्टनर मिस्टर 3 के पास जाते हैं। मिस्टर 3 के पास वैक्स फ्रूट की पावर होती है, जिससे वो किसी भी चीज को वैक्स में बदल सकता है। अब स्ट्रॉ हैट्स को कैप्चर करने का प्लान मिस्टर 3 ने संभाल लिया है। वो मिस वैलेंटाइन और मिस्टर 5 से डील करता है कि वो फ्रेंडली जायंट्स को रोक दें, क्योंकि वो उसके प्लान को खराब कर सकते हैं। दूसरा जायंट डोरी है, जो उस वक्त लूफी और वीवी के साथ बात कर रहा होता है। वो सब मिलकर इगारम की याद में एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं। फिर पता चलता है कि ब्रोगी और डोरी लगभग 100 साल से एक दूसरे से लड़ रहे हैं। हर फाइट ड्रॉ पर खत्म होती है और अब तो उन्हें ये भी याद नहीं कि फाइट शुरू किस बात पर हुई थी। फिर भी वो ऑनर के लिए लड़ते रहते हैं। ये बात उसॉप को बहुत इंस्पायर करती है। जब दोनों जायंट्स फाइट करते हैं तो उसॉप रियलाइज
रियलाइज करता है कि ब्रेवरी का असल मतलब क्या है और वो वाव करता है कि एक दिन जायंट्स की होमलैंड जरूर विजिट करेगा। इसी वक्त एक और प्रॉब्लम हो जाती है। नामी और जोरो दोनों सडनली वीक हो जाते हैं क्योंकि वो मिस गोल्डन वीक के स्पेल के अंडर आ चुके होते हैं, जो मिस्टर 3 की पार्टनर हैं। लेकिन सिचुएशन और भी खराब हो जाती है जब पता चलता है कि ब्रोगी के ड्रिंक में किसी ने कुछ मिला दिया था। ब्रोगी के मुंह से स्मोक निकलने लगता है और वो क्लियरली अपनी फुल स्ट्रेंथ में फाइट नहीं कर पाता। इस वजह से डॉरी फाइट में ब्रोगी को हरा देता है। लेकिन ये सब असल में मिस्टर 3 के प्लान का हिस्सा होता है। जंगल में लूफी का सामना मिस गोल्डन वीक से होता है। वो लूफी के गाल पर ब्लू स्पाइरल ड्रॉ करती है और उसे भी अपने कंट्रोल में ले लेती है। जब लूफी डिस्पेयर में होता है उसी वक्त मिस्टर 5 वीवी तक पहुंच जाता है और उसे नॉकआउट कर देता है। डॉरी बैरोक वर्क से बदला लेने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसी वक्त मिस्टर 3 आकर उसे भी कंट्रोल कर लेता है।